Dear students, so we have learned what is democracy, and now we are going to learn, now we are going to study, now we are going to explain what are the features of democracy. So let's start. The first feature of democracy is that the major decisions by elected leaders. The second feature is free and fair electoral competition. The third feature of democracy is one person, one vote, and one value. And the fourth and the last feature of democracy is rule of law and respect for rights. My dear children, we are going to explain all these features one by one. Okay? So let us discuss the first feature. The first feature of democracy is major decisions by elected government, elected representatives. Okay? To explain this feature well and to understand this feature well, we are going to discuss the example of Pakistan under General Musharraf. Example of Pakistan under General Musharraf. Okay, so pay attention here and listen carefully. Try to understand. General Musharraf was the army chief of Pakistan, and Mr. Nawaz Sharif was the Prime Minister of Pakistan, Prime Minister of a democratically elected government in Pakistan. But as all of you know, since beginning, there has been a conflict between the elected government in Pakistan and the army in Pakistan. Actually, the army in Pakistan has got support of the fundamentalists in Pakistan. पाकिस्तान में सेना और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार के बीच में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा है. जब जब मौका मिलता है, आर्मी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर हावी हो जाती है और जब मौका मिलता है तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट भी हावी होती है सेना के ऊपर. तो ऐसा ही कुछ हुआ 1999 में. आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया. इट वॉज अ मिलिट्री कूप. आई रिपीट, इट वॉज अ मिलिट्री कूप. जब सेना और उसके उच्च अधिकारी सेना की मदद से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा देते हैं, षड्यंत्र करके, कॉन्स्पिरेसी करके, बाई फोर्स, तो इसको कूप कहा जाता है. ठीक है, सैन्य विद्रोह कहा जाता है, सैन्य षड्यंत्र कहा जाता है. ठीक है, ऐसा ही जनरल मुशर्रफ ने किया अक्टूबर
99 में पाकिस्तान में। इसके बाद जनरल मुशर्रफ ने खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिक्लेयर कर दिया पाकिस्तान का। और यही नहीं, इसके बाद भी कुछ किया। अपने को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर करने के बाद जनरल मुशर्रफ ने अपनी टाइटल बदल दी। अब वो हो गए द प्रेसिडेंट जनरल मुशर्रफ, यानी द चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव इन पाकिस्तान, द प्रेसिडेंट जनरल मुशर्रफ। एक और काम किया उन्होंने। 2002 में एक रेफरेंडम करा दिया। अब यह रेफरेंडम क्या होता है? किसी भी इशू पर, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी सब्जेक्ट पर जब हम पब्लिक का ओपिनियन जानना चाहते हैं और उसके लिए पोलिंग करा देते हैं, वोटिंग करा देते हैं और तब जाकर के डिसीजन लेते हैं फेवर में या अगेंस्ट में, तो इसको हम लोग रेफरेंडम कहते हैं। ऑन एनी टॉपिक, व्हेन पब्लिक ओपिनियन इज organized by polling to take a decision, then this is called referendum. पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने ऐसा ही करवाया। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का पोस्ट लेने के बाद, यानी 2002 में यह रेफरेंडम हुआ। एंड दिस रेफरेंडम गेव 5 years extension to General Musharraf as the President of Pakistan, as the Chief of Executive of Pakistan. यही नहीं, 2002 में ही एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया। एंड दिस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर made the army officers, the observers, the supervisors of the National Security Council. पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें आर्मी ऑफिसर्स का डोमिनेंस बढ़ गया। इसका एक और मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रहा। All decision making powers, all executive powers were in the hands of General Musharraf, and General Musharraf was not a democratically elected president, okay, or the chief of executive. It means Pakistan under General Musharraf was not a democracy. I hope this is clear to all of you. क्योंकि डेमोक्रेसी में पब्लिक के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की गवर्नमेंट होती है, और पाकिस्तान में जो मिलिट्री कूप हुआ और उससे जनरल मुशर्रफ ने अपने आप को चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव, बाद में द प्रेसिडेंट का टाइटल लिया और सारे डिसीजन मेकिंग पावर्स अपने हाथ में ले लिए, तो यह डेमोक्रेसी तो नहीं कहा जा सकता ना। क्योंकि दोज हु वर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हैड नो पावर, एंड दोज हु वर मिलिटरी ऑफिसर्स, दे वर हैविंग कंट्रोल on the entire executive, and the final decision making power was resting in the hands of General Musharraf. So my dear children, this is the explanation of the first feature of democracy, and the first feature is major decisions by elected government. As in Pakistan, major decisions were not taken by democratically elected government, but an army officer who had taken the title of the president, and so it was not a democracy. Now, the second feature of democracy,
And the second feature of democracy is free and fair electoral competition. My dear students, to make this feature very clear, we are going to discuss the example of China. As all of you know, elections are held for the National People's Congress, that is the Parliament of China, after an interval of 5 years. The official English name of the Chinese Parliament is the NPC, the National People's Congress. In Chinese language, it is named as the Guangguo Renmin Daibiao the Hui. Okay, this also you must remember, all of you. Now, the NPC or the National People's Congress has the power to appoint the President of China. This is very important here, and you must take note of this fact. Okay, and this NPC has nearly 3,000 elected members from all over China. And second thing is that it's very clear that the NPC, the National People's Congress, is always under the influence of the Chinese army. I hope up to here it is clear to all of you. Now, before contesting elections for the NPC or the National People's Congress, the Parliament in China, a candidate is required to seek approval of the Chinese Communist Party. And the Chinese Communist Party gives permission, gives consent, gives approval to only those candidates who are of the communist mentality, of the communist approach. It's very strange. Now, the government is always formed by the CCP, Chinese Communist Party. And how? You understand better. Because entire electoral system is under the influence of the Chinese Communist Party. Now, the case is like that. The National People's Congress, जो कि चाइना का पार्लियामेंट है, उसमें जो 3,000 प्लस मेंबर्स ऑल ओवर चाइना से इलेक्ट होकर के आते हैं, इनको इलेक्ट करने में एक तो चाइनीज कम्युनिस्ट वोटर्स का बड़ा रोल है, और दूसरी बात कि इसमें कुछ मेंबर्स आर्मी की तरफ से भी होते हैं, और तीसरी बात कि इसका इलेक्शन यानी चाइनीज पार्लियामेंट का इलेक्शन वही लड़ सकता है जिसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल मिलेगा इलेक्शन लड़ने का। इसका मतलब तो वही हुआ कि चाइनीज पार्लियामेंट में वही इलेक्ट होगा जिसको सीसीपी यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चाहेगी। क्लियर है कि पूरी पार्लियामेंट पे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा है, और इलेक्शन लड़ने का फुल फ्रीडम नहीं है। इन दिस कंडीशन वी कैन से, हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन चाइना में नहीं है। और इसीलिए क्यों चाइना में नहीं है? इसलिए नहीं है कि बिना चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अप्रूवल के कोई इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता, और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अप्रूवल देगी इलेक्शन लड़ने का उसी को जो कम्युनिस्ट सपोर्टर है।
जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करता है, अदरवाइज वो नहीं देगी। तो इसका मतलब तो क्लियर हुआ ना कि इन चाइना देयर इज नो फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। और इसका मतलब हमारा दूसरा फीचर भी पूरा हुआ, जो कि है डेमोक्रेसी में हमेशा फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है यह फीचर भी आपको समझ में आ गया होगा कि चाइना कहता है कि वो डेमोक्रेसी है, बट नहीं है तो कैसे नहीं है। तो इसमें हमें यह कहना पड़ेगा कि चाइना में फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अप्रूवल के बिना वहां कोई इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। नो वन कैन कंटेस्ट इलेक्शन फॉर द NPC, National People's Congress, the Parliament of China, without any approval from the Chinese Communist Party. I hope it's clear to all of you. Fine. My dear children, now we are going to take another example to explain the same feature, free and fair electoral competition. And this time we are taking example of Mexico. All of you know that, all of you must have read in your NCERT book that in Mexico, elections are not free and fair. But let me explain it in a proper way, in a very easy way, to make you very comfortable, to make you understand all. Okay? So, we come to the point. My dear children, Mexico got independence in 1930. 1930 में मेक्सिको एक इंडिपेंडेंट नेशन बना। And after the elections, a government was formed under their constitution. And it was decided to organize election after every 6 years. Term is 6 years. For the post of the president in Mexico, the term decided was 6 years. 6 साल का टर्म वहां के प्रेसिडेंट के लिए डिसाइड किया गया। एक बात ध्यान देने वाली है कि मेक्सिको कभी मिलिट्री रूल में नहीं रहा, डिक्टेटरशिप में नहीं रहा, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी नहीं हुआ वहां। यह भी एक बहुत मजेदार बात है। Until 2000, this is 2020, until 2000, every election was won by a particular party. And that particular party is what? Institutional Revolutionary Party. ही हर बार इलेक्शन जीत जाती है। क्या सारी खूबियां इसी में है? नहीं। This political party in Mexico, the Institutional Revolutionary Party or the PRI, ट्रिक्स चलती है, अनफेयर मीन्स यूज करती है। ऑपोजिशन पार्टीज आर नेवर अलाउड टू मैनेज टू विन इलेक्शंस। ऑपोजिशन पार्टी को ऐसा चांस ही नहीं देती है कि वो जीत सके। अगेंस्ट देम दिस पॉलिटिकल पार्टी, द PRI, प्लेज डर्टी ट्रिक्स, unconstitutional methods they follow. They spend very large, sum of money on electoral campaign, or you can say election campaigns. Polling booths, they change just before, just an hour before, just a day before, just 2 days before the elections, the polling. जिस दिन वोटिंग होनी होती है उसके कुछ घंटों पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले अचानक पोलिंग सेंटर बदल दिए जाते हैं, पोलिंग बूथ्स बदल दिए जाते हैं।
ठीक है, एक पोलिंग सेंटर उस बिल्डिंग को बोलते हैं जहां पे वोटर्स जाकर के और वोट देते हैं, और उस बिल्डिंग में 2-4 कमरों में वोटिंग होती है, तो हर कमरे को हम लोग पोलिंग बूथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये गलत काम भी पीआरआई करती है। उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स जो होते हैं उनके ऊपर ये दबाव बनाती है कि आप पेरेंट्स को कंपेल कीजिए, फोर्स कीजिए, चाहे रिक्वेस्ट कीजिए, चाहे अपील कीजिए, जो करना है कीजिए, बट पेरेंट्स ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन शुड वोट इन फेवर ऑफ द पीआरआई। मतलब टीचर्स के ऊपर दबाव कि आप पेरेंट्स के ऊपर दबाव डालो, समझाओ और उनको कहो कि वो पीआरआई के लिए वोट करें। मीडिया के ऊपर सेंसरशिप रहता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया। पीआरआई के अगेंस्ट में आप कुछ भी लिख नहीं सकते, कुछ भी बोल नहीं सकते, कुछ भी छाप नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि द पीआरआई वुड बी प्लेइंग ऑल डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन, टू सप्रेस ऑपोजिशन लीडर्स, बट द मीडिया इज नॉट अलाउड टू पब्लिश एनीथिंग। इसका मतलब क्लियर है कि मेक्सिको में द पीआरआई, जिसका पूरा नाम है द इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ना तो कराती है और ना होने की कोई संभावना बनने देती है। इसलिए मेक्सिको अंडर द पीआरआई is not a true democracy. Why? The reason is free and fair electoral competition is not there and it's not possible there till PRI is having its control. I hope this point is clear. Okay. So now I think two features we have discussed. Now we are going to discuss the third feature of democracy. And the third feature of democracy is one person, one vote and one value. I give you the example of our country first. We should be proud of our country. Okay? We are taking first example of our country, that is India. We got independence on 15 August 1947. Our constitution was implemented on 26 January 1950 and we became a republic. The first general elections in India were held in 1952. And those who were Indian citizens and those who had completed 21 years of age were given right to vote without any discrimination on any ground. Okay, so two qualifications were set for the voters: citizenship of India and age must have completed 21 years. Now it is of course 18 years by 61st Amendment 1989. Okay, so my dear children, this is universal adult franchise, or you can say one person, one vote, one value. If you read this again and again, one person, one vote, one value, it reflects what? The definition of democracy. Democracy is a government in which every individual has equal share. Every individual has equal share. It was stated by Abraham Lincoln. Okay. So, one person, one vote, one value. Until 2015, women in Saudi Arabia did not have right to vote. Okay. And second thing is that in Estonia, people belonging to Russian minority found it difficult to get right to vote. And in Fiji, the vote of an indigenous Fiji has more vote value than that of an Indian Fijian. These three examples prove that
though Saudi Arabia, Estonia, and Fiji claimed to be a democratic country, they are not. Why? Why? One person, one vote, one value system has not been followed over there. वहां वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का सिस्टम फॉलो नहीं होता है। किसी के वोट का वैल्यू ज्यादा तो किसी के वोट का वैल्यू कम, किसी को वोट देने का राइट है तो किसी को वोट देने का राइट नहीं है। जैसे सऊदी अरेबिया में 2015 के पहले विमेन को वोट देने का राइट या तो नहीं था या था तो उनके वोट का वैल्यू मेल के वोट के वैल्यू के इक्वल नहीं था। ओके, इस्टोनिया में क्या था कि जो लोग रशियन माइनॉरिटी ग्रुप के थे उनको वोटिंग राइट मिलना बड़ा कठिन था, और फिजी में जो इंडिजिनस फिजी हैं उनके वोट का वैल्यू इंडियन ओरिजिन के फिजियंस के वोट वैल्यू से ज्यादा था। यानी इंडियन ओरिजिन के लोग जो फिजी में इंडेंचर्ड लेबरर्स के रूप में गए थे, ब्रिटिश लोगों ने प्लांटेशंस में काम करने के लिए इंडियंस को कैप्चर करके फिजी ले जाने का काम किया था प्लांटेशन वर्कर के रूप में। नाउ दे आर सेटल्ड ओवर देयर, दे आर सिटीजन ऑफ फिजी, बट दे आर इंडियन ओरिजिन फिजी। देयर वोट वैल्यू इज लेस देन द ओरिजिनल फिजियंस, इंडिजिनस फिजियंस। तो ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं वहां वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू तो नहीं रहा। तो यह रहा हमारा तीसरा फीचर, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। ठीक है, मुझे उम्मीद है यह फीचर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग चौथे फीचर की ओर। हमारा चौथा और लास्ट फीचर है डेमोक्रेसी का रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेंगे जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे गॉट इंडिपेंडेंस इन 1980। 1980 में जिम्बाब्वे इंडिपेंडेंट हुआ ब्रिटिश लोगों से, और तब से लेकर वहां पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी का डोमिनेंस है, जानु पीएफ, जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पैट्रियोटिक फ्रंट। ओके, रिपीट कर रहा हूं, जानु पीएफ, ZANU-PF, फुल फॉर्म इज जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पैट्रियोटिक फ्रंट। इलेक्शंस वहां पे रेगुलर इंटरवल पे होते हैं, लेकिन हर बार यही पॉलिटिकल पार्टी कैसे जीत जाती है? क्योंकि ये अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज करते हैं। मनी का यूज होता है, मसल पावर का यूज होता है, ऑपोजिशन पार्टी के वर्कर्स, ऑपोजिशन पार्टीज, ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स, वोटर्स, सबको परेशान किया जाता है। मीडिया को सेंसर कर दिया गया है। मीडिया इनके अगेंस्ट में कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकती, चाहे वो जितना भी अनफेयर मींस यूज कर ले। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है। इफ यू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट अंडर ZANU-PF, यू विल बी पनिश्ड, यू मे बी अरेस्टेड, यू मे बी सेंट टू जेल। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जिम्बाब्वे की जो गवर्नमेंट है वो ऑटोक्रेटिक बिहेव करती है। सो we find that the political party which is in power in Zimbabwe, that is ZANU-PF, Zimbabwe African National Union Patriotic Front, has not been democratically elected. This political party, when in power, has used dirty tricks, non-democratic methods to win election and get power. एक बात हम लोगों को यहां ध्यान देने वाली है, और वो बात ये है कि इवन पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी नॉन डेमोक्रेटिक। पॉपुलर तरीके से इलेक्ट हुई गवर्नमेंट भी नॉन डेमोक्रेटिक हो सकती है, जैसा जिम्बाब्वे में देखने को मिला। शुरू में जब ये गवर्नमेंट इलेक्ट हुई ZANU-PF की, तो पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, बट वंस दे केम टू पावर, दे स्टार्टेड यूजिंग गवर्नमेंट मशीनरी, दे स्टार्टेड यूजिंग सप्रेसिंग देयर
rivals and opposition leaders, which was not a democratic way in any manner. और दूसरी बात यहां ध्यान देने वाली यह है कि इवन पॉपुलर अप्रूवल मिल जाने के बाद भी जानु पीएफ की गवर्नमेंट नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से बिहेव करने लगी। तो कंक्लूजन क्या निकालते हैं हम लोग? हमारा कंक्लूजन यहां पे यह होता है कि पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी नॉन डेमोक्रेटिक एंड पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। पॉपुलरली इलेक्टेड लीडर्स भी ऑटोक्रेटिक तरीके से बिहेव करते हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जिम्बाब्वे में ही है। तो इस फीचर में हम लोगों ने यह देखा कि जिम्बाब्वे में रूल ऑफ लॉ नहीं है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ मीन्स राइट टू इक्वालिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी तो नहीं है वहां। और दूसरी जो चीज नहीं है वो क्या है? वो है रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। पब्लिक को गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का राइट नहीं है, मीडिया को गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का राइट नहीं है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जिम्बाब्वे डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। ठीक है, अब हम लोग ये जो 4 फीचर देखते हैं, कौन कौन से 4 फीचर देखते हैं, एक बार मैं इसकी तरफ आपका ध्यान फिर से ले जाना चाहूंगा कि 4 फीचर कौन कौन से हम लोगों ने डिस्कस किए। फर्स्ट फीचर वी डिस्कस्ड मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स एंड we discussed the example of Pakistan under General Musharraf. Second feature, we discussed free and fair electoral competition. We discussed 2 examples, one of China and the other of Mexico. Then we discussed the third feature, one person, one vote, one value. We studied 3 examples, Saudi Arabia, Estonia and Fiji. And last feature, we discussed rule of law and respect for rights with the example of Zimbabwe. My dear children, एक बात हम लोगों को जो यहाँ ध्यान देने वाली है वो ये है कि हम लोग जो ये डेमोक्रेसी के फीचर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो इस डिस्कशन के बाद, इन चारों फीचर्स को डिस्कस करने के बाद हम लोग 4 कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। 4 बातें हम लोग कह सकते हैं। आफ्टर एनालाइजिंग एंड स्टडिंग द 4 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी विथ सम एग्जाम्पल्स, वी कम टू अ कंक्लूजन एंड दिस कंक्लूजन हैज 4 points. The first point is rulers elected by the people take all the major decisions in a true democracy. Second point, elections offer a choice and fair opportunity to the people to change the current rulers. This is second. The third point is this choice and opportunity is available to all the people on an equal basis. That way we can say. And the third we have already done. Fourth is the exercise of this choice leads to a government limited by basic rules of the Constitution and rights of the citizens. ये 4 बातें on the basis of the 4 features we have discussed with different examples. So my dear children, इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया डेमोक्रेसी के
4 फीचर्स और उन 4 फीचर्स के डिस्कशन के बाद मिलने वाला कंक्लूजन, जिसमें 4 पॉइंट हम लोगों ने रखे। मैं यहां पे आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इनमें ध्यान से अगर देखा जाए तो चारों फीचर्स में जो हम लोगों ने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, उनमें कहीं ना कहीं इन चारों फीचर्स का वायलेशन हुआ है और इसीलिए इन कंट्रीज को पूरी तरह से डेमोक्रेटिक कहना ठीक नहीं होगा। सो आई होप द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी is clear to all of you. In the next video, we will be discussing about arguments for democracy. Okay? And I hope that will also be equally beneficial to you. That will equally be supporting you a lot in understanding the merits of democracy or arguments for democracy. Till then, take care, revise your topics, take care of your good health and studies both.